हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पावलोव की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्किनर को कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअली में लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और पहले से मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे पावलोव और कुछ बाकी थ्योरीज़ के, तो इसलिए मैंने बुक से ही पिक्चर लेके पीडीएफ बना दिया है। मैं थ्योरी आपको समझा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिन ऐसा रहे जिस दिन आप कोई चीज़ ना सीखें, ठीक है। तो पावलोव की हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। कंडीशनिंग क्या थी हमने आपको बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि दो तरीके की कंडीशनिंग थी, उनको दो कैटेगरीज़ में बांटा गया था, जिसमें मैंने आपको कल स्किनर की बताई थी, जिसे इंस्ट्रूमेंटल साधनात्मक या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। कंडीशनिंग क्या थी? स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। और जो पावलोव की थ्योरी है उसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया है। पावलोव कौन थे? एक रूसी जो है वो शरीर मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन का विशेष रूप से अध्ययन प्रारंभ किया, और उनका ये अध्ययन जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, ठीक। और पावलोव ने इन्हीं अध्ययनों के दौरान जो है वो लारमय अनुबंधन यानी सैल्वरी कंडीशनिंग की घटना का अध्ययन किया और इसी से संबंधित सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे स्किनर की थ्योरी को टाइप आर थ्योरी कहते हैं, इनकी थ्योरी को टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो सीखने का सिद्धांत का जो आधार है वो कंडीशनिंग ही है, मतलब जो स्टिमुलस और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है, एक एसोसिएशन स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंध को, इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी और टाइप एस कंडीशनिंग कहा जाता है। प्रतिवादी सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक। और पावलोव के सिद्धांत के अनुसार अब आ जाते हैं मेन टर्म्स पे। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने स्किनर की थ्योरी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि पावलोव ने बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, वो आपको पावलोव की थ्योरी में बताएंगे तो उनके बारे में बता देंगे। तो वो टर्म्स की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। क्या हैं वो टर्म्स? यूसीएस, सीएस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेस, कंडीशन रिस्पॉन्सेस, ठीक है। उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है। पहले आप एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए, उसके बाद, या एक्सपेरिमेंट और टर्म्स आप एक साथ समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई भी स्वाभाविक उद्दीपन यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होती है, जिसे यूसीएस कहा है, सीखने वाले प्राणी के सामने जब उपस्थित किया जाता है तो वो उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आप कोई भी गर्म बर्तन छू लेते हैं तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी अनुक्रियाएं हैं जो स्वाभाविक हैं, है ना, स्वाभाविकली ही हो जाती हैं, अनकंडीशनड हैं, ठीक। तो इसको क्या कहा गया? अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेस के कहा गया। ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेस के एग्जाम्पल थे, ठीक। अब जब स्वाभाविक उद्दीपन के ठीक कुछ सेकंड पहले, यानी ये जो मुंह में लार आना है या फिर गर्म बर्तन छूते ही जो हाथ खींच लेना है, इसके पहले, ठीक कुछ सेकंड पहले, एक दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस यानी तटस्थ उद्दीपन जो है वो उपस्थित कर दिया जाए, तो कुछ प्रयासों के बाद वो तटस्थ उद्दीपन जो है, तटस्थ उद्दीपन के द्वारा ही आप ये स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगेंगे, ठीक। जैसे जब आप जल जाते हैं, उसके बाद आपने दोबारा कोई चीज़ छूने चली और पहले ही, हर बार मैं ये करती हूँ कि पहले ही आपको बता दिया, एक सेकंड पहले गर्म है तो आप पहले ही हाथ पीछे कर लेंगे, है ना। एक तटस्थ उद्दीपन, मैंने हमेशा यही किया। तो वो क्या है, अब ये चीज़ हो जाएगी कि आप पहले ही स्वाभाविक अनुक्रिया कर दोगे, आप छुए बिना पहले ही हाथ पीछे कर लोगे, ठीक। तो वही चीज़ है कि लार आना, है ना, यानी जब हमें भूख लगती है, जब हम भोजन को देखते हैं तब हमारे मुंह में लार आती है, लेकिन जब हमें भूख लगी हो और उसी टाइम पे भोजन के बदले एक घंटी बजाई जाए और उसके 2-3 सेकंड बाद भोजन मिले, तो फिर ये होगा कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही हमारे मुंह में लार आ जाएगी, ठीक। इसे क्या कहा गया? इसे कंडीशनड रिस्पॉन्सेस कहा गया, अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया।
अब हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि जब एक तटस्थ उद्दीपन यानी एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो एक स्वाभाविक उद्दीपन के समान यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के समान ही अनुक्रिया उत्पन्न करने लगे, तो उसको क्या कहा जाता है, कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है, अनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। ये पैवलव ने बताया। ठीक, पैवलव का ये निष्कर्ष था कि यदि तटस्थ उद्दीपन यानी जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ, है ना, बार बार जैसे बार बार जो है हम जल जाते हैं, है ना, गर्म चीज़ को देखकर, तो उसके पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस अगर साथ में बार बार उपस्थित किया जाए तो जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, वो जलने का वेट नहीं करेगा, वो पहले ही हाथ पीछे कर लेगा। मतलब तटस्थ उद्दीपन के प्रति वो वैसी अनुक्रिया करना सीख जाएगा जैसा कि वो एक स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है। जैसे कि भूख लगने पर हमारे मुंह में लार आती है, लेकिन अगर खाना मिलने से पहले घंटी बजाकर खाना दिया जाए तो घंटी बजते ही हमारे मुंह में लार आ जाएगी। ये इन्होंने एक प्रयोग के आधार पर बताया। ठीक, डायग्राम भी इसमें है, आप देख लीजिए। एक कुत्ते को एक साउंड प्रूफ लेबोरेटरी में जब एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा किया और कुत्ते के सामने भोजन लाकर रखा, क्योंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ गई, स्वाभाविक है। ठीक, कुछ प्रयासों के बाद 1-2 बार तो ऐसा किया गया, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि भोजन देने के 1 सेकंड पहले एक घंटी बजाई गई। ठीक, और ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई, तो ये देखा गया कि बिना भोजन आए ही घंटी बजते ही, है ना, जैसे ही घंटी की आवाज़ बजी वैसे ही उसके मुंह से लार निकलने लगी। ठीक, तो इससे क्या देखा गया कि पैवलव के अनुसार कुत्ता जो है, जो तटस्थ उद्दीपन था, है ना, उस तटस्थ उद्दीपन के होते ही वो अनुक्रिया करने लगा जो वो तब कर रहा था, जो स्वाभाविक थी, है ना। भोजन को देखकर लार आना स्वाभाविक था, लेकिन बाद में उसने देखा कि जब घंटी बजी तभी उसके मुंह में लार आ गई। भाई घंटी बजने से मुंह में लार नहीं आनी चाहिए ना, लेकिन जब 2-4 बार वही प्रयास किया गया तो जब घंटी बजती थी तभी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो उन्होंने ये बताया कि घंटी की जो आवाज़ है, ये वाला जो स्टिमुलस है, और लार आना, ये जो रिस्पॉन्स है, इसके बीच में क्या हुआ, एक नया सहचर्य, एक नया एसोसिएशन कायम हुआ। इसी एसोसिएशन को पैवलव ने कंडीशनिंग कहा है। ठीक, आई होप आपको इनका एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ वॉटसन और कंडीशन लर्निंग की अगर हम बात करें तो पैवलव के इस प्रयोग के समर्थन में वॉटसन और उनकी पत्नी रेनर थे, जिन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अल्बर्ट नामक एक मानव शिशु पर एक प्रयोग किया और ये पाया कि मानव भी पशु के समान ही नए एसोसिएशन या नए अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। उन्होंने ये किया कि इस प्रयोग में उन्होंने, जो अल्बर्ट एक बच्चा था, उसके सामने एक सफ़ेद चूहा लेकर आए जिससे वह खेलना प्रारंभ कर देता था। एक बार खेलते समय अचानक क्या हुआ कि कुछ आवाज़ पैदा कर दी गई। वो खेल रहा था चूहे से और बहुत ही तेज़ हमने कोई आवाज़ कर दी तो वो डर गया अचानक से। फिर इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। तो कुछ प्रयासों के बाद ये देखा गया कि जो अल्बर्ट, जो बच्चा था, उसको ये लगा कि इस चूहे से आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही आप उसके सामने वो चूहा लेकर आए, कोई आवाज़ भी नहीं की, लेकिन स्टिल वो उस चूहे को देखकर पहले ही रोने लगा। वो उस चूहे से इतना ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसे डर किससे था, उसे डर उस आवाज़ से था। लेकिन हमने चूहे के साथ वो आवाज़ जब दी तो वो चूहे से डरने लगा। उसे लगा कि जो आवाज़ है ये चूहा कर रहा है। ठीक, तो बाद में ये देखा गया कि अल्बर्ट जो है वो सफ़ेद चूहे से ही नहीं, बल्कि उससे मिलते जुलते जितने भी स्टिमुलस थे, जितने भी उद्दीपन थे, जैसे सफ़ेद खरगोश हो गया, जो उजला रोएदार कोट हो गया, उस तरीके के जो भी एक जैसे लग रहे थे, उस सफ़ेद खरगोश, सफ़ेद चूहे से मिलते जुलते जितने भी थे, उन सबसे वो डरने लगा। और उन सभी को देखकर उसके मन में एक डर बैठ गया, क्योंकि वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे, ऐसा उसको लग रहा था। तो साइकोलॉजी में इस प्रक्रिया को जनरलाइजेशन कहा जाता है। जब हम किसी एक चीज़, 2-4 चीज़ों को हर जगह लागू करने लगते हैं, एक सामान्यीकरण कर लेते हैं, सामान्य नियम बना लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को जनरलाइजेशन कहा जाता है। वॉटसन के इस प्रयोग में
जो तीव्र आवाज़ थी वो क्या थी, एक स्वाभाविक उद्दीपन था। भाई जब घंटी बजती है तो अचानक से हम अलर्ट हो जाते हैं, है ना, कि भाई कौन आया, तो वो स्वाभाविक उद्दीपन था, ठीक। लेकिन जो वो स्वाभाविक उद्दीपन था वो उसमें डर उत्पन्न कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद चूहा है वो अनुबंधित उद्दीपन है, वो कंडीशनड स्टिमुलस था, है ना, कि जैसे ही वो चूहे से खेलता था फिर अचानक से आवाज़ हो जाती थी, ठीक। तो वो अचानक से जो नया संबंध स्थापित हुआ उसको क्या कहा गया, कंडीशन कहा गया, ठीक। यानी हिंदी में अनुबंधित उद्दीपन कहा गया। तो इस तरीके से वॉटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर पैवलव ने जो क्लासिकल अनुबंध बताया है उसके सिद्धांत का समर्थन किया, और ये कहा कि बल्कि पैवलव से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि अनुबंधन के द्वारा सभी तरीके की सीखने की व्याख्या की जा सकती है। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंडीशनिंग, ठीक। तो ये था इनका जो इनकी जो थ्योरी है ये वो थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि क्लासिकल अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है ना। जैसे यदि एक वयस्क छात्र को एक वातानुकूलित कमरे में रखकर अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो उसकी मनोवृत्ति अध्ययन के प्रति तो धनात्मक हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें अच्छी अध्ययन आदतें भी उत्पन्न हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर शिशु है उसको एक उदार और स्नेहपूर्ण वातावरण में खेल के माध्यम से सिखाने की कोशिश की जाएगी तो वो ज़्यादा आसानी से और जल्दी सीख जाएगा, साथ ही साथ उसमें अच्छी आदतों का भी निर्माण हो जाएगा, ठीक। क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रविधि से छात्रों को उनकी बुरी आदतों से भी छुटकारा दिलाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम ये चाह रहे थे कि बच्चा जो है वो उस चूहे से ना खेले, है ना, वो गंदा होता है या जो भी चीज़ें हैं, तो फिर आपने क्या किया, जो आवाज़ की उसके माध्यम से बच्चे के अंदर वो डर बैठ गया, वो किसी भी जानवर या किसी भी बच्चे को नहीं उठाता है। तो इसी तरीके से बच्चों में आप बुरी आदतों को भी छुड़वा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ कमियां भी हैं। वो ये थी कि जो साधारण बुद्धि के बालक के शिक्षण की व्याख्या तो हो जाती है, लेकिन जो तीव्र बुद्धि के बालक हैं उनके शिक्षण का स्वरूप सरल नहीं होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, इसकी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। साथ ही साथ इस सिद्धांत में रिपीटिशन पर बल डाला गया है कि शिशुओं के शिक्षण में पुनरावृत्ति तो महत्वपूर्ण है ना, लर्निंग में पुनरावृत्ति तो अवश्य होती है, परंतु किशोर और वयस्क के शिक्षण में इस कारक का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, क्योंकि वो किशोर होते हैं, एडल्ट्स होते हैं। साथ ही साथ ये भी इस सिद्धांत में कहा गया कि सीखने के जो तथ्य हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। जब शिक्षण परिस्थिति से रीइंफोर्समेंट को हटा दिया जाता है तो धीरे धीरे जो छात्र हैं वो फैक्ट्स को भूल भी जाते हैं, तो इससे शिक्षकों को परेशानी होती है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स भी थे। आई होप आपको पैवलव की कंडीशनिंग थ्योरी समझ में आ गई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरी थ्योरी की बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन।